डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे पैमाने के प्रतिफल का नियम। और उसमें हमने देखा था कि पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम होते हैं। पहले हमने नियम का अर्थ पढ़ा था, ठीक है, कि अगर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में जब परिवर्तन किया जाता है तो प्रारंभ में उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसके बाद उत्पादन जो है वो उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा, साधनों की जो अनुपात है उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा, और उसके बाद फिर भी अगर साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ेगा जितने साधनों का अनुपात बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम होते हैं जिसको हमने पढ़ा था। पहला जो नियम है वो कौन सा है? पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम होते हैं। कौन से 3 नियम? स्थिर पैमाने, पहला जो है स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, इसका अर्थ हमने पढ़ा था क्या होता है कि दीर्घकाल में जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो प्रारंभ में उत्पादन उसी अनुपात में प्राप्त होगा जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमने स्थिति पढ़ी थी, दूसरा जो नियम है पैमाने के प्रतिफल का वो है वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। प्रतिफल का नियम, तो इसमें हमने पढ़ा था कि दीर्घकाल में उत्पादन का सभी साधनों की मात्रा में जब वृद्धि की जाती है तो एक बिंदु के बाद जो है उत्पादन उस से अधिक अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि अगर 1 इकाई पूंजी, इसका दोनों का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि 1 इकाई पूंजी प्लस 1 इकाई श्रम से कितना उत्पादन होता है? 100 मीटर कपड़ा बनता है। तो 2 इकाई पूंजी प्लस 2 इकाई श्रम से अगर उत्पादन जो है वो 250 मीटर यानी 2 गुने से अधिक होता है तो ये कौन सा नियम लागू होता है? वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। तीसरा नियम कौन सा था? ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जिस अनुपात में दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों की मात्रा में जिस वृद्धि की जाती है उत्पादन उससे कम अनुपात में प्राप्त होता है तो उसे कहा जाता है ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो इसमें भी हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल लिया था हमने कि 1 इकाई पूंजी प्लस 1 इकाई श्रम बराबर 100 मीटर, और अगर 2 इकाई पूंजी प्लस 2 इकाई श्रम बराबर 180 मीटर अगर बनता है, दुगुने से कम बन रहा है, साधनों को दुगुना कर दिया लेकिन उत्पादन दुगुने से कम प्राप्त हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? ये ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पादन के लिए जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर क्या है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में कौन सा नियम लागू होता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन में कौन सा नियम लागू होता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में कौन सा नियम लागू होता है? पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? तो उत्पादन फलन हम देखें तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो है उत्पादन फलन को अलग अलग प्रकार बताएं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न उत्पादन फलन का वर्णन किया जाता है, जो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नंबर 1, रेखीय समरूप उत्पादन फलन। रेखीय समरूप उत्पादन फलन। ठीक है, इनके सिर्फ नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके कोर्स में केवल नाम ही है,
ठीक है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन फलन के कई प्रकार बताए, जैसे रेखीय उत्पादन, समरूप उत्पादन फलन। दूसरा है कॉब डगलस, उत्पादन फलन। तीसरा है आधा प्रदा, आधा मतलब इनपुट, आधा प्रदा, प्रदा मतलब आउटपुट। का उत्पादन फलन। इनपुट आउटपुट का जो उत्पादन फलन, ठीक है, ये भी उत्पादन फलन का एक प्रकार होता है। चौथा प्रक्रिया विश्लेषण, उत्पादन फलन। प्रक्रिया विश्लेषण उत्पादन फलन। पांचवा स्थिर प्रतिस्थापन, स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का उत्पादन फलन। उत्पादन फलन, स्थिर प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन। छठा परिवर्तनशील प्रतिस्थापन, परिवर्तनशील प्रतिस्थापन की लोच, VES उत्पादन फलन। सातवां अतिक्रमी, अतिक्रमी लघु गुणकीय, लघु गुणकीय उत्पादन फलन। तो ये उत्पादन फलन के कई प्रकार हैं, ठीक है। तो रेखीय, देखिए उत्पादन फलन के अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने कई फलन के जो है उत्पादन फलन के कई प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है रेखीय समरूप उत्पादन। इनके केवल नाम याद आपको रखने हैं, हायर स्टैंडर्ड में ये उत्पादन फलन के जो है वर्णन पूरा आएगा। तो कौन कौन से हैं? रेखीय समरूप उत्पादन फलन, कॉब डगलस उत्पादन फलन। कॉब और डगलस जो विद्वान हुए हैं, अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके नाम से ये उत्पादन फलन है कॉब डगलस। आधा प्रदा, आधा यानी इनपुट और प्रदा यानी आउटपुट। आधा प्रदा का उत्पादन फलन, इनपुट आउटपुट का जो है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रक्रिया विश्लेषण का उत्पादन फलन, स्थिर प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन, ये ऑपोजिट है। स्थिर प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन और परिवर्तनशील प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और एक और उत्पादन फलन है अतिक्रमी लघु कोणीय उत्पादन फलन। तो ये सब उत्पादन फलन के प्रकार होते हैं, इन पे केवल नाम, एक दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गए उत्पादन फलन के कई प्रकार होते हैं, जो नेक्स्ट कक्षाओं में हम जो है इनके टाइप्स पढ़ेंगे। अभी केवल इनके नाम आपके कोर्स में हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अल्पकालीन, अल्पकालीन व दीर्घकालीन अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। उत्पादन फलन में अंतर। तो ये हमें दोनों ये पढ़ लिए थे हमने। अल्पकाल में जो है उत्पादन फलन कौन सा नियम लागू होता है, दीर्घकाल में कौन सा नियम लागू होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी।
ठीक है। तो अल्पकाल में जो उत्पादन का नियम लागू होता है उसको क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन फलन लागू होता है उसको क्या कहा जाता है? हाँ, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको हम जो है तालिका से प्रदर्शित करते हैं। यह अल्पकालीन उत्पादन फलन, इधर ले लेते हैं हम अल्पकालीन उत्पादन फलन और इधर ले लेते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? नंबर 1, अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है? पहला तो मुख्य अंतर यही है कि अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अल्पकाल में इस नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अल्पकाल में जो नियम लागू होता है उसे क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। जबकि इसे कहा जाता है दीर्घकाल में जो है, दीर्घकाल उत्पादन फलन को किस नाम से जानते हैं? दीर्घकाल में से पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम। दीर्घकाल में इस नियम को क्या नाम जानते हैं? पैमाने के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। ठीक है भाई, तो एक तो अंतर ये है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को किस नाम से जानते हैं? हाँ, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ठीक है, या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किस नाम से जानते हैं? पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, एक अंतर ये हो गया। ठीक है, दूसरा, अल्पकालीन उत्पादन फलन की दूसरी विशेषता क्या है? कि इसमें उत्पादन के कुछ साधन, इसमें उत्पादन के अन्य साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं वह किसी एक साधन में परिवर्तन होता है। वह किसी एक साधन में परिवर्तन होता है। तो इसमें उत्पादन के अन्य साधन तो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और किसी एक साधन में परिवर्तन होता है, क्योंकि अल्पकाल में सारे साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर कहाँ पर देखने को मिलता है? अल्पकाल में। ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा? इसमें उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा अंतर है इसमें सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, शास्त्र। ठीक है, नंबर 3, तीसरा जो है अंतर क्या है? इसके 3 नियम होते हैं। इसमें 3 नियम होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला,
उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति क्षमता नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम, और तीसरा कौन सा नियम? उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, इसमें भी 3 नियम होते हैं। इसमें अंतर क्या है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन में भी 3 नियम होते हैं। इसमें भी 3 नियम होते हैं। कौन से? नंबर 1, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। दूसरा कौन सा नियम? वर्तमान पैमाने के, वर्तमान कह दो या बढ़ते कह दो, वर्तमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। और तीसरा ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो इसमें भी 3 नियम होते हैं और इसमें भी 3 नियम होते हैं। ठीक है, अल्पकाल में भी उत्पादन के 3 नियम होते हैं। स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, अल्पकाल में उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में भी 3 नियम होते हैं। कौन से? स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, वर्तमान पैमाने के प्रतिफल का नियम और ह्रासमान पैमाने, यानी इसी क्रम में ये लागू होंगे। ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? कि अन्य साधनों को स्थिर रखेंगे, एक साधन में परिवर्तन करेंगे तो प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। यानी जिस साधन की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, साधन शब्द आएगा यहाँ पे, है ना, जिस साधन की मात्रा में वृद्धि की जा रही है उससे अधिक अनुपात में जो है वो उत्पादन प्राप्त होगा। जबकि इसमें क्या होगा कि सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो प्रारंभ में उत्पादन उसी अनुपात में प्राप्त होगा। यहाँ पर साधन की अन्य साधनों को स्थिर रखकर जिस साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, एक बिंदु के बाद उत्पादन जो है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो प्रारंभ में एक बिंदु के बाद जो है उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ेगा। और यहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी साधन की मात्रा में वृद्धि करेंगे उससे कम अनुपात में जो है उत्पादन प्राप्त होगा, और यहाँ पर साधनों की मात्रा में जो वृद्धि करेंगे उससे कम अनुपात में उत्पादन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसके भी 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो तीसरा अंतर ये हो गया आपके उत्पादन के जो है नियम है। चौथा जो है आपके अंतर है, यह कब लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। यह अल्पकाल में लागू होता है। जबकि यह कब लागू होता है? यह दीर्घकाल में लागू होता है। नंबर 5, इसमें स्थिर व परिवर्तनशील साधनों का भेद होता है। स्थिर व परिवर्तनशील साधनों का भेद होता है, अंतर होता है। जबकि इसमें स्थिर व परिवर्तनशील साधनों स्थिर व परिवर्तनशील साधनों में
कोई भेद नहीं होता अर्थात सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह हम कह सकते हैं अल्पकाल और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो है प्रमुख रूप से अंतर क्या है? तो हमने इसमें 4 अंतर जो है मुख्य रूप से पढ़े हैं कि स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में जो है अल्पकाल उत्पादन फलन में जो नियम लागू होता है उस नियम को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों नियम। दीर्घकाल में जो नियम लागू होता है क्या कहते हैं? पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसमें दूसरा अंतर क्या है? इसमें उत्पादन के अन्य साधन स्थिर होते हैं, जबकि किसी एक साधन में, जैसे श्रम, ठीक है, एक साधन में ही परिवर्तन होता है, जबकि इसमें उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें उत्पादन के कौन से नियम लागू होते हैं? 3। कौन से? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इसमें भी 3 नियम लागू होते हैं। कौन कौन से? स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम और ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन क्रम भिन्न है। इसमें प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, इसमें उसी दर से बढ़ेगा। इसमें उत्पादन एक बिंदु के बाद स्थिर हो जाएगा, इसमें उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ेगा। और इसमें तीसरी स्थिति में उत्पादन जो है कम अनुपात में बढ़ेगा साधन की तुलना में, और इसमें साधनों की तुलना में भी कम अनुपात में बढ़ेगा, यानी ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल। ठीक है। चौथा अंतर, ये कब लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है, जबकि ये कब लागू होता है? दीर्घकाल में लागू होता है। पांचवा अंतर क्या है अल्पकालीन उत्पादन फलन दीर्घकाल में? इसमें स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में भेद होता है, जबकि स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का कोई भेद नहीं होता है। अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो इसमें आपको क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा? ये डायग्राम बनेगा जो प्रारंभ में जो है टोटल प्रोडक्शन इस तरह बनेगा आपके, ठीक है। इधर आपने ली साधन और यह उत्पादन लिया कुल उत्पादन, ठीक है। और इसमें अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप जो है किस तरह बनाओगे? प्रारंभ में जो है ये समान अनुपात में बढ़ा रहा है, फिर दूरी अधिक दूरी से बढ़ाना है, फिर कम दूरी से। तो इस तरह यह है पैमाने के प्रतिफल का नियम होगा, ठीक है। 3 नियम, प्रारंभ में स्थिर का, फिर वर्धमान का, फिर ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, ठीक है भाई। तो ये आपके आज 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। छठा चैप्टर हमने जो है उत्पादन फलन का अर्थ पढ़ा था प्रारंभ में, उसके बाद अल्पकाल में उत्पादन फलन पढ़ा था, ठीक है। अल्पकाल में जो है पैमाने के प्रतिफल पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पढ़ा था, दीर्घकाल में हमने पैमाने के प्रतिफल का नियम पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका 6 चैप्टर जो है इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। अब याद रखना है आपको, हर साल इन दोनों नियमों में से एक नियम निश्चित रूप से बोर्ड में आता है, वो भी या तो 3 नंबर में आए या फिर 5 या 6 नंबर में आएगा। ध्यान रखना, ये 2 नियम उत्पादन वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, कम से कम 6-6 नंबर के नियम ये आते हैं इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके करना है आपको, ठीक है। तो आपको SW में काम दोनों नियम करने हैं पहला, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। नियम की व्याख्या, कीजिए। इसको आपको पूरे नियम को समझाना है और 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड की दृष्टि से। दूसरा, पैमाने के प्रतिफल, प्रतिफल के नियम को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों नियम आपको जो है याद रखना है, और नियम जो है 100% आपके
और एक अल्पकाल और दीर्घकाल की मात्रा जो है अंतर या इसमें आ जाएगा आपके। ठीक है, ये लिख लो। एक अल्पकाल व दीर्घकाल की अवधारणा क्या है? ठीक है भाई, तो इस तरह आपका 6 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर 6 चैप्टर में आपके कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को जो है उसके में क्लियर कर देना कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, कल हम 7 चैप्टर शुरू करेंगे। 6ठे चैप्टर तक अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर इसको जो है मेरे को बना करके भेजें। तीनों प्रश्न के जो है फ़ोटो खींच करके मेरे को भेजनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।